सेक्शन 1। एक सपनों वाला लड़का। हंस विल्सडॉर्फ का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं थे। हंस विल्सडॉर्फ एक सपने देखने वाला इंसान था। बचपन से ही उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उनका जन्म बवेरिया में 1881 में हुआ था। बवेरिया की सुंदर वादियों में उनका बचपन बीता। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहां हर किसी के पास अपनी घड़ी हो। घड़ियों के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही था। उस समय पर घड़ियां एक लग्जरी आइटम हुआ करती थी। केवल अमीर लोग ही उन्हें अफोर्ड कर सकते थे। केवल अमीर लोग ही उन्हें अफोर्ड कर सकते थे। आम लोगों के लिए घड़ियां एक सपना ही थी। विल्सडॉर्फ ये बदलना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो घड़ियों को आम लोगों की पहुंच में लाएंगे। वो ऐसी घड़ियां बनाना चाहते थे जो देखने में सुंदर हों और अफोर्डेबल भी। उनके डिजाइन्स में एक अलग ही चमक थी। विल्सडॉर्फ का ये सफर तब शुरू हुआ जब वो छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। इस कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया, जिन्होंने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उनके चाचा ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इससे उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस और लैंग्वेजेस में दिलचस्पी हुई। उन्होंने कई भाषाएं सीखी और व्यापार की बारीकियों को समझा। अलग अलग कल्चर्स का ये अर्ली एक्सपोजर उनके नजरिए को ब्रॉडन करता था। उन्होंने दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। इसने उनकी इच्छा को और बढ़ावा दिया कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाए। उनका सपना था कि उनकी घड़ियां हर किसी की कलाई पर हों। उन्हें क्या पता था कि टाइम कीपिंग के प्रति उनका ये जुनून उन्हें हॉरोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला देगा। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सेक्शन 2। एक विरासत का जन्म। विल्सडॉर्फ का सफर ला शो डे फोम, स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ। यह एक छोटा सा शहर था, लेकिन यहाँ की घड़ीसाजी की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध थी। उन्होंने वॉच इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। यहाँ उन्होंने घड़ियों के इंट्रिकेट पार्ट्स और उनकी असेंबली के बारे में सीखा। उन्होंने एक वॉच मेकिंग कंपनी में काम किया। इस दौरान उन्होंने घड़ियों की गुणवत्ता और सटीकता के महत्व को समझा। उन्होंने वॉच मेकिंग की कला सीखी। यह कला केवल तकनीकी नहीं थी, बल्कि इसमें धैर्य और समर्पण की भी आवश्यकता थी। वो जल्दी ही तरक्की करते गए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें वॉच मेकिंग कम्युनिटी में एक पहचान दिलाई। उन्होंने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। यह अनुभव उनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। यह एक्सपीरियंस उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने घड़ियों की बारीकियों को समझा और उनकी गुणवत्ता को सुधारने के तरीकों पर काम किया। 1905 में केवल 24 साल की उम्र में विल्सडॉर्फ ने खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। उनका एक विजन था। वो घड़ियों की दुनिया में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो हाई क्वालिटी लेकिन अफोर्डेबल घड़ियां बनाए। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति के पास एक सटीक और विश्वसनीय घड़ी होनी चाहिए। उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस नाम की एक कंपनी शुरू की। यह कंपनी उनकी महत्वाकांक्षाओं का पहला कदम था। इसने सबसे एक्यूरेट और रिलायबल टाइम पीसेस बनाने की उनकी लाइफ लॉन्ग परस्यूट की शुरुआत की। उनकी यह यात्रा आगे चलकर रोलेक्स के रूप में एक महान विरासत का रूप लेगी। सेक्शन 3। महानता की ओर एक कदम। हांस विल्सडॉर्फ का विजन और डिटर्मिनेशन उन्हें एक नई दिशा में ले गया। विल्सडॉर्फ एंड डेविस ने अपना पहला ऑफिस लंदन में स्थापित किया। यह एक बोल्ड मूव था जो उनके एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। इंग्लैंड एक स्ट्रेटेजिक चॉइस था। यह न केवल एक व्यापारिक केंद्र था, बल्कि नवाचार और अवसरों का भी गढ़ था। यह एक ग्लोबल हब था। लंदन के डॉक्स और व्यापारिक मार्गों ने उन्हें एक व्यापक ऑडियंस तक पहुंचने में मदद की। इस कदम ने उन्हें एक वाइडर मार्केट तक पहुंचाया। लंदन की वाइब्रेंट और कॉस्मोपॉलिटन नेचर ने उनके बिजनेस को एक नया आयाम दिया। इसने उन्हें अपनी घड़ियों को
इंटरनेशनल क्लाइंटेल से इंट्रोड्यूस कराने की अनुमति दी। उनकी घड़ियां अब केवल एक लोकल प्रोडक्ट नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई। 1909 में विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने उनके ब्रांड को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी। उन्होंने यह नाम इसकी सिंप्लिसिटी और मेमोरेबिलिटी के लिए चुना। रोलेक्स नाम ने उनके विजन को परफेक्टली कैप्चर किया। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जिसे किसी भी भाषा में प्रोनाउंस करना आसान हो। यह नाम उनके ग्लोबल एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता था। रोलेक्स नाम छोटा, शार्प और याद रखने में आसान था। यह नाम उनके प्रोडक्ट्स की एलिगेंस और प्रिसिजन को भी दर्शाता था। इसने उनके जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। यह वह क्षण था जब उन्होंने ग्रेटनेस की ओर अपने कदम को मजबूती से रखा। सेक्शन 4, रिस्ट वॉचेस, एक क्रांतिकारी अवधारणा। 20th सेंचुरी की शुरुआत में रिस्ट वॉचेस को एक नॉवेल्टी माना जाता था। पॉकेट वॉचेस का जमाना था। विल्सडॉर्फ ने रिस्ट वॉचेस में क्षमता देखी। उनका मानना था कि वे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। उन्होंने पब्लिक परसेप्शन को बदलने की ठानी। उन्होंने ऐसी रिस्ट वॉचेस बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो न केवल एक्यूरेट हों, बल्कि एलिगेंट भी हों। वो रिस्ट वॉचेस को एक फैशन स्टेटमेंट बनाना चाहते थे। इस फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच ने लोगों के वॉचेस को देखने और पहनने के तरीके में क्रांति ला दी। सेक्शन 5, परिशुद्धता की तलाश। विल्सडॉर्फ एक्यूरेसी के लिए ऑब्सेस्ड थे। वो जानते थे कि सफलता की कुंजी ऐसी घड़ियां बनाना है जो समय बिल्कुल सही रखें। उन्होंने क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन के लिए अपनी घड़ियां सबमिट की। यह एक रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस था। 1910 में एक रोलेक्स रिस्ट वॉच को पहला क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन मिला। विल्सडॉर्फ के लिए यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसने रोलेक्स को वॉच मेकिंग प्रिसिजन में लीडर के रूप में स्थापित किया। इस उपलब्धि ने हॉरोलॉजिकल इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। सेक्शन 6, तत्वों पर विजय प्राप्त करना। विल्सडॉर्फ ऐसी घड़ियां बनाना चाहते थे जो किसी भी चीज का सामना कर सकें। वो जानते थे कि लोगों को ऐसी घड़ियों की जरूरत होती है जो किसी भी स्थिति में रिलायबल है। उन्होंने वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ घड़ियां बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 1926 में रोलेक्स ने ऑयस्टर केस इंट्रोड्यूस कराया। यह पहला वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच केस था। यह एक गेम चेंजर था। इसने ऐसी घड़ियां बनाने के लिए रोलेक्स की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया जो सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स का सामना कर सके। सेक्शन 7, कहानी कहने की शक्ति। विल्सडॉर्फ मार्केटिंग की शक्ति को समझते थे। वो जानते थे कि उन्हें अपनी घड़ियों के बारे में दुनिया को बताना होगा। उन्होंने इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक्सपीडिशन स्पॉन्सर किए। उन्होंने एक्सप्लोरर्स के साथ पार्टनरशिप की। 1927 में मर्सिडीज ग्लाइडसन ने अपने इंग्लिश चैनल स्विम के दौरान एक रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी। घड़ी वाटरप्रूफ रही, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी साबित हुई। यह घटना एक लेजेंडरी मार्केटिंग स्टोरी बन गई। इसने रोलेक्स वॉचेस की रिलायबिलिटी दिखाई। इस घटना ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडीशंस का सामना करने वाली घड़ियों के निर्माता के रूप में रोलेक्स की स्थिति को मजबूत किया। सेक्शन 8, सफलता की विरासत। विल्सडॉर्फ का विजन और डिटर्मिनेशन काम आया। रोलेक्स दुनिया के सबसे फेमस वॉच ब्रांड्स में से एक बन गया। उनकी घड़ियां क्वालिटी, लक्जरी और प्रिसिजन का सिनोनिम बन गई। उनकी लेगेसी आज भी वॉच मेकर्स को इंस्पायर करती है। उन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक्सीलेंस के लिए प्रयास किया। इसने रोलेक्स को एक ग्लोबल आइकन बना दिया। सेक्शन 9, द फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट। विल्सडॉर्फ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। वो समाज को वापस देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की डेथ के बाद हांस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन कई तरह के कॉजेस को सपोर्ट करता है। यह एजुकेशन, आर्ट्स और कल्चर को फंड करता है।
ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करता है। उन्होंने रोलेक्स के अपने पूरे शेयर फाउंडेशन को दे दिए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनकी वेल्थ से लोगों को फायदा होता रहे। समझी कहता है। सेक्शन 10, एक कालातीत प्रेरणा। हांस विल्सडॉर्फ की कहानी एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाता है कि विजन, डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने एक सपने के साथ शुरुआत की। उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। वो एक सच्चे विजनरी थे। उन्होंने वॉच इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी लेगेसी आज भी हम सभी को इंस्पायर करती है।